चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए आज देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल और वायसराय। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है यहाँ से कि एग्ज़ाम में पूछता है, कभी गवर्नर पूछ देता है, कभी गवर्नर जनरल पूछ देता है, कभी वायसराय पूछ देता है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है ये टॉपिक से कि गवर्नर क्या है, गवर्नर जनरल क्या है और वायसराय, तीनों में क्या अंतर है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। तो आज ये टॉपिक आपको पूरी तरह से हम क्लियर करेंगे। लंबा क्लास नहीं होगा, छोटा ही क्लास होगा और आपको पूरा डिटेल में इसको पूरा कंप्लीट क्लियर करेंगे और एक ही क्लास में आप पूरी तरह से इसको समझ पाएंगे कि गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है। ठीक, ये पूरा आपका एक क्लास में पूरा कंप्लीट करने का कोशिश किया जाएगा और ये आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए देखते हैं, देरी नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं कि गवर्नर जनरल और वायसराय ये तीनों टॉपिक क्या है, ये तीनों नाम में क्या अंतर है और हम इसको समझते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए समझाते चलेंगे और यहाँ पर लिखते चलेंगे। देखिए ये गवर्नर से पहले हम स्टार्ट करते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल दो समय में रहा है। पहला शासनकाल इसका था 1757 से 1760 और दूसरा इसका शासनकाल रहा है 1765 से लेकर 1767। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल दो समय में रहा है, एक 1757 से 1760, एक 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो द्वैध शासन का जनक कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। देखिए द्वैध शासन क्या था? तो द्वैध शासन था कि आपका जो यहाँ पर द्वैध शासन मतलब दोहरी शासन। तो दोहरी शासन आपका था कि यहाँ पर राजस्व संबंधी सैनिक संरक्षण और विदेश मामले ये कौन देखता था? तो ये देखता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये किसके हाथ में था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और शासन चलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? शासन चलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो वो नवाब के हाथों में थी। बात को समझ पा रहे हैं? द्वैध शासन क्या था? तो राजस्व संबंधी सैनिक संरक्षण और विदेश मामला कौन देखता था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी। और बंगाल का शासन कौन चलाता था? तो बंगाल का शासन चलाता था आपका नवाब, बंगाल का नवाब। यहाँ पर शासन चलाने का जिम्मेवारी किसको था? नवाब को था। देखिए यहाँ पर बंगाल पूरा बंगाल क्षेत्र के लिए रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? पूरा बंगाल क्षेत्र के लिए रॉबर्ट क्लाइव पूरा बंगाल के लिए 2 उप दीवान नियुक्त करता है। 2 उप दीवान नियुक्त करता है। पूरा बंगाल के लिए रॉबर्ट क्लाइव 2 उप दीवान नियुक्त करता है। बंगाल क्षेत्र के लिए किसे नियुक्त करता है? तो मोहम्मद रजा खां को नियुक्त करता है। और बिहार के लिए किसे नियुक्त करता है? बिहार के लिए नियुक्त करता है आपका राजा सिताब राय को नियुक्त करता है।
बात को समझिए यहाँ पे। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर आपका रॉबर्ट क्लाइव। इसका शासनकाल कब से कब तक? 1757 से 1760 तक। और दूसरा शासनकाल इसका 1765 से 1767 ईस्वी तक। रॉबर्ट क्लाइव को द्वैध शासन का जनक, द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। द्वैध शासन मतलब कि राजस्व संबंधी, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के हाथ में था, कंपनी के अधीन था, और शासन, बंगाल का शासन चलाने की जिम्मेवारी किसकी थी? तब बंगाल का शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथ में थी। चलिए आगे देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बाद गवर्नर आया था, दूसरा गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बाद आया था बरेलास्ट। इसका शासनकाल जो था 1767 से 1769। उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर बना कार्टियर का शासनकाल था 1769 से लेकर 1772 तक। कार्टियर का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 1769 से 1772 ईस्वी तक। अब देखिए यहाँ पर हम चौथा क्वेश्चन लिखेंगे आपका कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। इसका शासनकाल भी दो समय में रहा है। पहला शासनकाल आप इसका था 1772 से 74, 1772 से 1774, और दूसरा 1774 से लेकर 1785। 1774 से लेकर 1785 इसका दूसरा शासनकाल था। 1774 से लेकर 1785 तक इसका दूसरा शासनकाल था। इसको आगे देखिए यहाँ पर ये 1700 ये जो था वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर पद पर नियुक्त किया गया था। बात समझिएगा, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? गवर्नर बनाया गया था, ठीक। और 1773 का अब रेगुलेटिंग एक्ट समझते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए इसमें क्या होता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में होता है, क्या होता है कि बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए यहाँ पर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा इसमें पॉइंट देखिएगा, और क्या किया गया? तो इसमें किया गया मद्रास एवं बम्बई का जो गवर्नर था, मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बात समझ पा रहे हैं? ये जो था, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख रहे हैं ये मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, ये इसको क्या, ये पहले और उसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी, ये तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होते थे ये सब अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से सब अलग होते थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और मद्रास जो प्रेसिडेंसी था, बम्बई जो प्रेसिडेंसी था, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब यहाँ के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन कर दिए गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। बात समझ पा रहे हैं? मतलब मद्रास बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट समझिए, वारेन हेस्टिंग्स भारत कब आया था? तो वारेन हेस्टिंग्स भारत आया था 1750 में। ये क्या था स्टार्टिंग में? ये स्टार्टिंग में कंपनी का एक मामूली सा क्लर्क था। क्लर्क क्या था? ये कंपनी का क्या था? क्लर्क था। बाद में ये कंपनी का ये क्या बना? बाद में आपका बंगाल का गवर्नर बनता है, उसके बाद फिर बंगाल का गवर्नर जनरल तक बनता है। मतलब गवर्नर भी बनता है ये,
गवर्नर भी बनता है और गवर्नर जनरल भी बन जाता है। बात समझ रहे हैं? ये भारत 1750 में आया था, कंपनी के क्लर्क बनकर आया था। चलिए देखिए आगे इसको समझते हैं। इसको देख लिए अभी हम, क्या अभी हम देखें कि मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। आगे देखिए यहाँ पे, और इसमें क्या होता है, और इसमें क्या होता है, तो इसमें और होता है आपका कि 1774 इस एक्ट के द्वारा क्या होता है, तो इस एक्ट के द्वारा क्या होता है, इस अधिनियम के द्वारा क्या होता है कि 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होता है। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कहाँ पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना होता है? कलकत्ता में। 1774 में 1773 अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होता है, जिसमें आपका एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। बात समझ पा रहे हैं? 1973 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो अब यहाँ पर आप समझिएगा, अब यहाँ पर समझिएगा, आपका यहाँ पर अगला समझिएगा कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो गया है। अब अगला यहाँ पर हम लिखते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स कैसे हो जाएगा दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग कैसे हो जाएगा? तो देखिए ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर 1774 से लेकर 1785 तक था। 1774 से लेकर 1785 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहा, और 1772 से लेकर 1774 तक ये बंगाल का गवर्नर के पद पर रहा। बात समझिएगा, 1774 से 1785 बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहा, और 1772 से 1774 तक ये क्या था? गवर्नर। मतलब कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया था, और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बात समझ पा रहे हैं? चलिए इतना हो गया। तो अब ये आप समझ पा रहे हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। कैसे बना? क्योंकि इसी को बना दिया, गवर्नर था और 1774 के बाद भी यही था, तो इसी को बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए यहाँ पर बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था, बंगाल का अंतिम जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका शासनकाल था 1828 से लेकर 1835। लॉर्ड विलियम का शासनकाल कब से कब तक था? 1828 से लेकर 1835। यह क्या था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। आप देख रहे हैं यहाँ पर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे देखिए, समझिए, आगे देख लीजिए इसको। ये आपका 6 नंबर और ये आपका 7 नंबर। 7वां नंबर आप क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बंगाल का हम लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये भी बना विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। अब देखिए ये विलियम बेंटिक जो था ये आपका ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। मतलब कि 1833 में
एक एक्ट पारित हुआ 1833 का एक्ट। तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल, बात समझ पा रहे हैं? मतलब भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था ये कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मतलब 1828 ईस्वी में क्या होता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होता है और 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसी को 1833, क्योंकि इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1828 से 1835। तो 1828 से 1833 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल था और 1833 से 1835 ईस्वी तक ये क्या बना? भारत का गवर्नर जनरल बन गया। देख रहे हैं यहाँ पर? तो मतलब इसका शासनकाल अगर हम लिखें तो 1828 से लेकर 1833 तक ये क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था और 1833 से 1835 तक ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया। कहाँ का बन गया? भारत का। मतलब अभी तो हम कहेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यही हो जाएगा विलियम बेंटिक। इसके शासनकाल में बहुत सारे काम हुए जिसमें से हम एक आध को लिखते हैं। सती प्रथा का अंत, मतलब भारत में सती प्रथा कब समाप्त हुआ? भारत में अंतिम अंत सती प्रथा का अंत। तो भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ? मतलब भारत में सती प्रथा कब समाप्त कर दिया गया? तो भारत में सती प्रथा खत्म कर दिया गया था 1829 ईस्वी में। भारत में सती प्रथा कब समाप्त कर दिया गया? 1829 ईस्वी में। कौन खत्म किया? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। विलियम बेंटिक के शासनकाल में भारत में सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। विलियम बेंटिक इसमें कौन सा सहयोग किए थे? तब राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में क्या किया? सती प्रथा का अंत कर दिया। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक और यहाँ से हम घटना लिखेंगे। 1835 में बेंटिक ने क्या किया? कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। कौन करता है? विलियम बेंटिक। देखिए 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करता है। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 क्वेश्चन लिखवाए थे। अब देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अब लिखिएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? इसका शासनकाल या कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1856 से 1862। लॉर्ड विलियम
लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना। अब देखिएगा एगो एक्ट यहाँ पर 1858 का भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858 का भारत सरकार अधिनियम। देखिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम में क्या होता है। देखिए यहाँ पे 1858 में क्या होता है। 1858 में एक अधिनियम पारित होता है और इस अधिनियम के तहत क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। और क्या हुआ यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और यहाँ की जो शक्तियाँ थी, जैसे गवर्नरों की शक्तियाँ, गवर्नर कुछ क्षेत्रों और राजस्व संबंधी जो शक्तियाँ थे और ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई, ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। बात समझ पा रहे हैं। 1858 के अधिनियम के द्वारा क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया और जितनी भी गवर्नर कुछ क्षेत्रों और राजस्व संबंधी जो शक्तियाँ थे वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया, ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। और भारत का जो शासन था, भारत का शासन जो था वो सीधे अब किसके पास चला गया, महारानी विक्टोरिया का अधीन चला गया। विक्टोरिया के अधीन हो गया। भारत का शासन किसके अधीन हो गया, विक्टोरिया के अधीन हो गया। बात समझिएगा। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया और जितनी भी यहाँ की शक्तियाँ थी, जैसे गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी जो शक्तियाँ थी, वो ब्रिटिश राजशाही के पास हस्तांतरित कर दिया गया। और भारत का जो शासन था ये सीधे अब किसके हाथ अधीन चला गया, महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। अब देखिए यहाँ जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल पद का जो था, इसका नाम चेंज कर क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। ध्यान देखिएगा यहाँ पे, तो ये गवर्नर जनरल का फिर से नाम चेंज कर क्या कर बनाया गया, वायसराय बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। और ये भारत का जो वायसराय था वो अब सीधे आपका किसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन जाता है, किसका, ब्रिटिश ताज का। अब देखिए यहाँ पर, अब ये भारत का जो वायसराय था, भारत का जो वायसराय वो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। बात समझ पा रहे हैं, ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। बात समझिएगा। अब भारत का जो वायसराय है वो ब्रिटिश ताज का क्या बन गया, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। तो अब बात समझ पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर क्या लिखे कि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय जो बना वो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। इसका शासनकाल क्या था, इसका शासनकाल था 1856 से लेकर 1862, मतलब 1856 से 1858 तक ये था गवर्नर जनरल। भारत का
गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था। और 1858 से 1862 तक ये वायसराय के पद पर रहा, वायसराय बन गया। ठीक है, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? भारत का प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। अब बात समझ पा रहे हैं? तो 1858 अधिनियम के तहत क्या किया गया? भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और ये वायसराय जो था वो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया, महारानी विक्टोरिया के अधीन वायसराय को कर दिया गया। अब देखिएगा यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय जो था वो माउंट बेटन था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंट बेटन। माउंट बेटन का जो कार्यकाल था मार्च 1947 से लेकर जून 1948, मार्च 1947 से लेकर जून 1948। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो माउंट बेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बेटन। कैसे था? तो इसको समझिए। मार्च 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक ये क्या था? ये वायसराय था। ये क्या था? वायसराय था। और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद होता है और फिर से इसका नाम बदल जाता है। वायसराय का नाम 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है और फिर से मतलब स्वतंत्र होता है हमारा देश, और फिर से वायसराय का नाम बदल जाता है और गवर्नर जनरल कर दिया गया। फिर इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर जून 1948, 15 अगस्त 1947 से जून 1948 तक माउंट बेटन जो था ये भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था। बात समझ पा रहे हैं? मतलब भारत का अंतिम वायसराय माउंट बेटन, जिसका शासनकाल क्या था? मार्च 1947 से जून 1948 तक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन। समझिएगा इसको, मार्च 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक ये वायसराय था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र होता है और फिर वायसराय का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तब 15 अगस्त 1947 से जून 1948 तक माउंट बेटन गवर्नर जनरल के पद पर रहता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ पे अगला, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे अगला कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसका शासनकाल 1948 से 1950 तक, 1948 से 1950 तक। कब से कब तक? 1948 से 1950 तक। 1950 में गवर्नर जनरल को अस्थायी रूप से इस पद को समाप्त कर दिया गया। अस्थायी रूप से गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया, अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। बात समझिए, अस्थायी रूप से गवर्नर जनरल पद समाप्त कर दिया गया और हमारा
देश जो गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और फिर अस्थायी रूप से इसको ख़त्म करके क्या कर दिया गया, अब इसका नाम फिर से हमारा चेंज हुआ राष्ट्रपति, और 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इसको राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के लिए कब चुना गया था, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को इनको चुना गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने। तो ये आप समझ रहे हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। अब आगे समझिए यहाँ पर, अब यहाँ पर समझना ये है कि बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर कब से कब तक, तो 1757 से लेकर 1772 तक ये बंगाल के गवर्नर थे। यहाँ से यहाँ तक रहे लोग। उसके बाद कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कब से कब तक, 1774 हो जाएगा, 1774 से लेकर 1833। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल 1874 से 1833। उसके बाद आपका भारत का गवर्नर जनरल कब से कब तक, तो 1833 से 1858, 1833 से 1858। उसके बाद भारत का वायसराय कंपनी के अधीन हो गया। भारत का वायसराय 1858 से लेकर 1947, 1857 से लेकर 1947। फिर ये आप देखिए यहाँ पर वायसराय जो बना, ये ब्रिटिश ताज का शासन यहाँ से शुरू होता है। ब्रिटिश ताज का शासन कब से कब तक रहता है, तो 1858 से लेकर 1947 तक। 1858 से लेकर 1947 तक भारत में ब्रिटिश ताज का शासन रहता है। कंपनी का जो शासन होता है 1774 से 1833 तक, 1700 कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल यहाँ तक हो जाएगा आपका। भारत का ये वाला आप निकाल दिए यहाँ से, ये यहाँ से हटा दीजिए यहाँ से। कंपनी के जो अधीन गवर्नर जनरल, कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल 1774 से लेकर 1858 तक, 1774 से लेकर 1858 तक ये कंपनी के गवर्नर जनरल। उसके बाद बंगाल के गवर्नर 1757 से 1774 तक, और भारत का जो वायसराय 1858 से 1947। मतलब वायसराय जब नाम पड़ा था तब ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हुआ था। तब ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 तक, और फिर इसका नाम चेंज किया, फिर गवर्नर जनरल बनाया गया, और फिर इसी को राष्ट्रपति में बदला गया। और 26 जनवरी 1947 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो आप बात समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का, आप सुन लीजिए, एक बार बोल देते हैं, सब सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती
चारी, और उसके बाद फिर हमारा देश गणतंत्र हो जाता है, और उसके बाद इसका नाम फिर चेंज करके भारत के राष्ट्रपति बनाया जाता है, राष्ट्रपति, इसका नाम चेंज कर राष्ट्रपति बना दिया जाता है इस पद का, और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो ठीक है दोस्तों, आज उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है इसमें, बहुत सारा कि गवर्नर कभी पूछ देता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो फिर कभी पूछ देता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, या पूछ देगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो काफ़ी कन्फ्यूजन था इसमें। तो इस क्लास के बाद आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि पूरा इसमें हम आपको समझाने का प्रयास किया, काफ़ी अच्छा से समझाए हैं। इन तीनों में अंतर हम आपको पूरा बढ़िया से समझा पाए हैं कि तीनों में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है। तो इस क्लास के बाद उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से इसको समझ पाइएगा, और आज के बाद कभी भी आपको इन तीनों में गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय में आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम में कोई एग्जाम आप देते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन तो आ ही जाता है। गवर्नर जनरल से हर एक लगभग सब एग्जाम में गवर्नर जनरल से एक आध क्वेश्चन डाल देता है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट गलत आंसर करके आता है। तो इस क्लास के बाद आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।